अस्सलामुअलैकुम, मैं सिर्फ तलहा सलीम एंड आई एम योर बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर फ्रॉम वी ट्यूशंस, जो कि पाकिस्तान का पहला फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आपको लेक्चर्स, प्रेजेंटेशंस और क्विज़ेस सब चीज़ें हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं और वहाँ से आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको साइन अप करने की ज़रूरत है और तमाम चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम मज़ीद वीडियो बना सकें और आपके पढ़ाई को हम आसान से आसान तर कर सकें। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। चैप्टर 3 में हम अब एंडिंग की तरफ ही जा रहे हैं और आज का लेक्चर जो है वो ऑर्गेनेलिस पर ही बेस कर रहे थे। हम डिफरेंट ऑर्गेनेलिस को देख रहे थे। तो आज भी हम जिन ऑर्गेनेलिस को देखने वाले हैं वो है सेंट्रियोल्स और दूसरे हैं वैक्यूल्स। अब सेंट्रियोल्स और वैक्यूल्स क्या होते हैं, क्यों ज़रूरी हैं, ये सब आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। सेंट्रियोल्स आप जैसा देख सकते हैं कि सेंट्रियोल्स की मैंने यहाँ पे एक डायग्राम, एक पिक्चर यहाँ पे मैंने ऐड कर दी है। तो सेंट्रियोल्स बेसिकली इस तरह के स्टार शेप अगर आपको नजर आ रहा हो, ये बेसिकली एस्ट्रल फाइबर्स कहलाते हैं जिनसे माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलती हैं। और आप अगर देखें तो ये 9 का सेट है और हर एक ट्यूब्यूल में 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स अगेन होती हैं। तो ये सेंट्रियोल होता है और सेल के अंदर अप्रॉक्स 2 सेंट्रियोल्स होते हैं जो कॉम्बिनेशन या टुगेदर दे आर कॉल्ड एज सेंट्रोसोम्स। और सेंट्रियोल्स एनिमल्स में मौजूद होते हैं, प्लांट्स में नहीं होते। अच्छा, अब सेंट्रियोल्स क्यों जरूरी होते हैं? क्योंकि आपको अगर याद हो, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि सेल में क्रोमोसोम्स को सेपरेट करना होता है सेल डिवीजन में। अब सेल डिवीजन में जब क्रोमोसोम्स को सेपरेट करना है, उनको दूसरे दोनों को एक एक ऑपोजिट पोल्स पर मूव करवाना है, तो उसके लिए सेंट्रियोल्स से माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स, जिनसे क्या होता है कि क्रोमोसोम्स क्रोमेटिड्स में बन के आपस में एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो ये सेंट्रियोल्स का काम होता है। और सेंट्रियोल मैंने अगेन कहता हूं कि एनिमल में मौजूद होते हैं लेकिन प्लांट्स में नहीं होते। अब यहाँ पर एक सवाल ये आता है कि प्लांट्स में अगर सेंट्रियोल मौजूद नहीं है तो सेल डिवीजन में क्रोमोसोम्स को कौन अलग कर रहा है? तो उसका आंसर ये है कि एनिमल, एक थ्योरी है कि प्लांट्स जो है वो एल्गी से इवॉल्व हुए हैं। तो इस वजह से एल्गी में क्योंकि मौजूद नहीं होते सेंट्रियोल्स, इस वजह से प्लांट्स में भी मौजूद नहीं है। तो अब काम कौन कर रहा है सेंट्रियोल्स का? तो सेल प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस के गिर्द स्पिंडल फाइबर्स ऑलरेडी मौजूद होते हैं जो सेंट्रियोल्स का काम परफॉर्म कर रहे होते हैं। या फिर के सेल के अंदर ही प्लांट सेल में कुछ सेंट्रियोल्स से अलग हाई हाई बेसिकली ऑल्टरनेट ऑर्गेनेलीज होते हैं जो सेम काम कर रहे होते हैं सेंट्रियोल्स का। और बाकी इसकी मजीद भी डिस्क्रिप्शन है, यानी कॉम्प्लेक्स एक फिनोमेना होता है जो प्लांट में होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनेली की तरफ, विच इज वैक्यूल्स। वैक्यूल अगर आप इस तस्वीर में देखें तो ये एक ओवरऑल सेल के डिफरेंट ऑर्गेनेलीज मैंने यहाँ पे तस्वीर डाली हुई है। अब यहाँ पे आप ये देखेंगे ब्लूइश कलर का, ये बेसिकली वैक्यूल है। वैक्यूल क्या होता है कि वैक्यूल प्लांट्स एनिमल दोनों में मौजूद होता है। वैक्यूल आप ये समझ लें कि एक सैक होता है, यानी एक बोरी जिसके अंदर आप मुख्तलिफ चीजें स्टोर कर सकते हैं। यानी हम के इन सेंस में सेल डिफरेंट अपनी ट्रांसपोर्टेशन, जैसे अगर एनिमल की मैं बात करूं तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट अगर हो रही है सेल के अंदर तो वो वैक्यूल के थ्रू हो रही है। और अगर मैं प्लांट की बात करूं तो प्लांट में वैक्यूल काम करता है एज अ स्टोरेज यूनिट, यानी प्लांट अपना फूड स्टोर करते हैं इन वैक्यूल। अब प्लांट्स में सिर्फ एक वैक्यूल होता है और वो वैक्यूल इतना लार्ज होता है कि तकरीबन 90% स्पेस को कवर कर लेता है सेल की। जबकि एनिमल की अगर मैं बात करूं तो एनिमल में स्मॉल और न्यूमरस होते हैं। उसकी वजह ये है कि एनिमल्स में इतना वैसे ज़रूरी भी नहीं होता वैक्यूल्स, क्योंकि वैक्यूल्स का जस्ट एक काम है कि वो मुख्तलिफ चीज़ों को ट्रांसपोर्टेशन दे रहे हैं। जबकि प्लांट्स की मैं बात करूं तो प्लांट्स के लिए वो स्टोरेज के तौर पे काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो एक लार्जर मौजूद होते हैं। अब ये कि एनिमल्स क्योंकि मुख्तलिफ मूव कर रहे हैं, यानी वो कि एक पोजीशन पे नहीं रहते, इस वजह से वैक्यूल्स की उन्हें नीड नहीं है स्टोर करने की। जबकि प्लांट्स की मैं बात करूं, प्लांट सेल्स एक ही जगह मौजूद हैं, इस वजह से उन्हें लाजमी तौर पे फूड स्टोर करने की नीड है। अब वैक्यूल की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो टोनोप्लास्ट कहलाती है और ये सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर भी होता है। तो ये टोटल थी बेसिकली वैक्यूल की एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर आपके ऑर्गेनेलीज खत्म होते हैं। अब आपको मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि हमने क्या क्या इस चैप्टर में चीजें देखी। सबसे पहले मैंने आपको सेल का बताया कि सेल जरूरी क्यों होता है, कि
कि सेल एक एज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। सेल के डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं जिन्हें ऑर्गेनेलीज कहते हैं, और हर ऑर्गेनेली एक अपना खास फंक्शन परफॉर्म करता है। टुगेदर दे मेक और दे कंबाइन टू फॉर्म अ सेल। सेल में सेल मेम्ब्रेन होती है जो इसकी आउटर, अगर मैं एनिमल के हिसाब से बात करूं तो आउटर मोस्ट होती है, प्लांट्स के हिसाब से बात करूं तो इनर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन सेमी परमेबल होती है, मींस के कुछ मॉलिक्यूल्स के पास होने देगी और कुछ को रोक लेगी, जबकि सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और लेयर या एक और वॉल मौजूद होती है जिसे सेल वॉल कहते हैं, जो प्लांट्स में मौजूद होती है, प्लांट्स, बैक्टीरियल या एल्गल सेल्स में। और वो अगेन तीन चीजों से मिलकर बनती है, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी वॉल एंड मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला सीमेंटिंग का काम कर रहा था टू कंबाइन टू सेल्स, जबकि प्राइमरी सेल्स थिन थी और सेकेंडरी रिजिड थी। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही कई दूसरा नाम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सॉरी, सेल मेम्ब्रेन भी है। अब सेल मेम्ब्रेन जिस तरह होती है, इसी तरह न्यूक्लियस के अराउंड भी एक मेम्ब्रेन है जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। अब न्यूक्लियस क्या है कि न्यूक्लियस सेंटर पे मौजूद होता है जो आपका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी कर रहा है और आपकी तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा है। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो भी फ्लूइड या जो भी मटेरियल मौजूद है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। और फिर मैंने आपको ये भी बताया कि साइटोप्लाज्म के जैसा ही एक और लफ्ज होता है जिसे कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो अगर मैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हटा देता हूँ तो अब न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म टुगेदर दे आर कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म। उसके बाद फिर आपको मैं ऑर्गेनेलीज की तरफ लेके चलता हूँ कि एक ऑर्गेनेली, जैसे यहाँ पे नाम लिखा हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये न्यूक्लियस को बेसिकली कवर करता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्टेशन भी दे रहा होता है। इसी की तरह एक और गोल्जी एपरेटस भी होते हैं, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की टाइप्स भी थी, जैसे रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। और गोल्जी एपरेटस की मैं बात करता हूँ तो गोल्जी एपरेटस से क्या होता है कि वो मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट ट्रांस प्रोटीन जो होती हैं उनकी वो कन्फर्मेशन चेंजेस करवा रहे होते हैं। यही काम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी हो रहा होता है, में भी हो रहा होता है। गोल्जी एपरेटस का नाम सजेस्ट किया था कैमिलो गोल्जी ने। अब वैसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारा समझ में आ गया हो, तो इसी वजह से मैं जस्ट एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ। आप कोशिश करें कि आप साथ मेरे दोहराते रहें ताकि आपके भी कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहें और आपको भी अंडरस्टैंडिंग हो और आपको पहले से ही चीज़ें याद हो जाए। अच्छा, गोल्जी एपरेटस के बाद मैं डिस्कस करता हूँ माइटोकॉन्ड्रिया की। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हमेशा एक आम लफ्ज है कि पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया दो लेयर से मिलकर, दो मेम्ब्रेन से मिलकर बना था। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ थी और उसमें कुछ होल्स कह सकते हैं या पोर्स है जिन्हें पोरेंस कहते हैं। और इसी के साथ साथ उसकी इनर मेम्ब्रेन जो थी वो फोल्डेड थी जिन्हें क्रिस्टी कहते हैं, और उसमें डिफरेंट एंजाइम्स मौजूद हैं जैसे एटीपी सिंथेस और इस तरह मुख्तलिफ कंपोनेंट्स मौजूद हैं। फिर क्लोरोप्लास्ट एक था ऑर्गेनेली के, क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन था, और क्लोरोप्लास्ट में थैलाकॉइड, स्ट्रोमा, ये सारी चीजें मौजूद थी, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, और क्लोरोप्लास्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। अब क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया का मैंने आपको ये भी बताया कि ये दोनों दे बोथ आर सेल बाय देम, दे बोथ आर सेल, यानी ये कि सेल के अंदर भी मजीद एक स्मॉल सेल्स कह सकते हैं आप इन्हें, कि क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए और अपना राइबोसोम्स होता है, यानी इन्हें जरूरत नहीं है कि सेल डिवीजन की, खुद भी डिवाइड हो सकते हैं। फिर माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो मदर से सिर्फ हमेशा ट्रांसमिट होते हैं, यानी सिर्फ एग सेल्स में मौजूद होते हैं, स्पर्म सेल्स में मौजूद नहीं होते। उसके अलावा क्लोरोप्लास्ट के बाद मैं आपको प्लास्टिड्स की बात करता हूँ कि प्लास्टिड्स क्या थे कि प्लास्टिड डिफरेंट काम परफॉर्म कर रहे थे, जैसे उनकी डिफरेंट टाइप्स थी, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का मैंने अभी आपको डिस्कस किया कि क्लोरोप्लास्ट एक तो ये कि ग्रीन कलरेशन भी दे रहे होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट। क्रोमोप्लास्ट की मैं बात करूं तो क्रोमोप्लास्ट मल्टीपल कलर दे रहे होते हैं, यानी आपको प्लांट्स में जितने भी कलर्स नजर आ रहे हैं अदर देन ग्रीन, वो सारे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोप्लास्ट हैं। और लास्ट आते थे ल्यूकोप्लास्ट, जो कि उन पार्ट्स में मौजूद हैं जहाँ पे सनलाइट नहीं पहुंचती, जैसे रूट्स। तो ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या था कि वो फूड स्टोर कर रहे थे। उसके अलावा आपको अभी जैसे ही मैंने एक्सप्लेन किया, वैक्यूल का भी मैंने फिर आपको बताया। फिर उसी के बाद फिर मैंने आपको इसके अलावा, अच्छा, एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी साइटोस्केलेटन के। साइटोस्केलेटन 3D स्ट्रक्चर होता है जो कि हर ऑर्गेनेली को एक पोजीशन में रख रहा है और साथ ही ये कि एक शेप दे रहा है और सेल को स्ट्रक्चर दे रहा है। फिर उसकी भी तीन तीन टाइप से, यानी माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। और फिर मैं आपको सेंट्रियोल और वैक्यूल मैंने आज आपसे डिस्कस किया इस लेक्चर में।
अब जो नेक्स्ट लेक्चर है वो आपकी इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जो न्यूक्लियस है, और हम उसमें न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे कि न्यूक्लियस क्या है, क्यों जरूरी है, क्या क्या टाइप्स क्या क्या पार्ट्स होते हैं न्यूक्लियस के, कंपोनेंट्स यानी। और फिर न्यूक्लियस के बाद मैं न्यूक्लियस के और डीप स्टडी में ले जाऊंगा, यानी क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स की कितनी टाइप्स होती हैं, और लास्टली हम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का डिफरेंस देखेंगे। तो यहाँ आज के लिए इतना ही था। अगर आपको स्टिल समझने में कोई इशू हो रहा हो, यानी आपको स्टिल ऑर्गेनेलिस की पहचान, तो यहाँ पे एक और मैंने तस्वीर दी हुई है। तो यहाँ पे आप इस तरह अगेन ऑर्गेनेलिस को यहाँ पे एक लेबलिंग हुई हुई है प्रॉपर। तो ये प्रेजेंटेशन है जो कि हमारी वेबसाइट पे आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको स्टिल कोई क्वेश्चन हो इस चैप्टर से या बाकी जो मैं 2 चैप्टर कवर करवा चुका हूँ, बायोमोलिक्यूल्स और एंजाइम, तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं व्हाट्सएप कम्युनिटी पे। वहाँ पे मैं आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए मौजूद हूँ। साथ ही आपको लेक्चर अगर डाउनलोड करना हो या प्रेजेंटेशन डाउनलोड करनी हो, या फिर हमारे क्विज अवेलेबल हैं, हर लेक्चर के बाद आप क्विज ले सकते हैं, और उसके बाद फिर ओवरऑल चैप्टर का भी क्विज है। तो वो सारी चीज़ें अवेलेबल, आपको फ्रीली अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पर vtutions.com। और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन एंड टिकटॉक पर भी। तो आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आपका देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।